नमस्कार स्टूडेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे सेशन को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर्स पर जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से छपवाया है। 145 सेंटेंसेस पर हम पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं। 146वें सेंटेंस से इस सेशन की, इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत होगी। शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम यहां पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हम यहां पर सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड के फंक्शन को और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। हम देखते हैं कि जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है वो दूसरे शब्दों से किस तरह से कनेक्टेड है और किस तरह के ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो किया गया है किस स्पेसिफिक पर्टिकुलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो देर किए बिना, टाइम वेस्ट किए बिना शुरू कर लेते हैं 146वें सेंटेंस से। देखिए, हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है या उससे पुराने एडिशन है तो सीक्वेंस अपने हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। ये आपके सामने सेंटेंस लिखा है। गलती ढूंढने से पहले हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ड किस फंक्शन में है। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है माई। आपको पता है कि जो प्रोनाउन होते हैं, इन प्रोनाउन के केसेस होते हैं। मतलब सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, और डिटर्मिनर हो जाएगा माई, और पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन इसको बोला जाता है। पूरा लिख के बता देता हूँ मैं एक बार आपको। पजेसिव प्रोनाउन वाला इसका जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा माइन। अब इन सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। रिफर तो ये फर्स्ट पर्सन को ही कर रहा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को ही रिफर कर रहा है ये, लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि ये आई है तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्ट का फंक्शन रोल, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। मी का फंक्शन ये है कि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बन सकता है, चाहे ट्रांजिटिव वर्ब का बने या प्रीपोजिशन का बने। माई एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर वाले केस में है। तो डिटर्मिनर का काम क्या होता है? डिटर्मिनर का फंक्शन होता है किसी नाउन को डिटरमाइन करना। इसीलिए ये जो माई है एक डिटर्मिनर है और ये एक नाउन से पहले लगाया जाएगा क्योंकि ये नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आएगा। पजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि प्रोनाउन से लिखा है तो ये रिफरेंस तो पजेशन का देगा लेकिन काम ये एक प्रोनाउन की तरह करेगा। मतलब ये सब्जेक्ट भी हो पाएगा, ऑब्जेक्ट भी हो पाएगा। इतनी बात अगर क्लियर है तो यहां पर देख लेते हैं। आपके सामने आई प्रोनाउन का डिटर्मिनर वाला केस लिखा है। अब ये जो डिटर्मिनर लिखा हुआ है यहाँ पर नाउन, डिटर्मिनर तो नाउन के लिए आते हैं। यहाँ पर जो माई लिखा हुआ है डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर तो नाउन के लिए आते हैं। इट मीन्स इसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ होना चाहिए और सामने बिल्कुल आपके आपके यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है जो कि एक कॉमन नाउन है। ठीक है, एक रिलेशनशिप को बताने के लिए। तो माई कज़न ये नाउन हो गया और ये हो गया इसके लिए डिटर्मिनर। ये हो गई आपके पास नाउन फ्रेज। अब मैं बार बार आपसे कहता हूँ या अपने स्टूडेंट से कहते आया हूँ कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर नाउन है या प्रोनाउन है, इस सिचुएशन में नाउन है, तो अगर कोई नाउन लिखा हुआ है तो या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। मैं एक बार इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, अगर कोई भी नाउन किसी सेंटेंस में कहीं पर भी लिखा हुआ है तो या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। ये क्या है? ये नाउन के फंक्शन है। इन तीनों में से कोई एक फंक्शन जो है उसने लिया हुआ होगा। इन तीनों में से कोई एक भूमिका में कोई नाउन या नाउन फ्रेज होगा। तो हम उसका फंक्शन देखेंगे। फंक्शन के आधार पर हम देखेंगे कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट तब हो सकती है जब उससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी हो। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं क्योंकि भैया लिंकिंग वर्ब आती है कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए सब्जेक्ट से। मैं फिर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 50 बार पहले ही बता चुका हूँ लेकिन अभी इसको 5000 बार और बताऊँगा मैं, जब तक आपके दिमाग में ये बात बैठ ना जाए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सी इज़ अ टीचर, ये सेंटेंस मैंने लिखा, या कुछ और भी कर लो, सी इज़ अ डॉक्टर कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ और लिख दो, सी इज़ रूड लिख दो, कॉन्फिडेंट लिख दो, सी इज़ कॉन्फिडेंट। अब ये देखिए, जो वाव लिखी हुई है इज़, ये बी का इन्फ्लिक्शन है। इन्फ्लिक्शन मतलब बी की एस या ई एस वाला वर्जन है ये, तो बी की फॉर्म है ये इज़। ठीक है, और भी फॉर्म होती हैं इसकी, एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, सब बी की फॉर्म होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बी यहाँ पर लगी हुई है ये लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है
और लिंकिंग नेचर की वर्ब किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। सी इज़ आवर टीचर सेंटेंस में सी ने कोई काम किया है क्या, सी ने कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन परफॉर्म किया है क्या, नहीं। तो यहाँ पर कोई एक्टिविटी तो हो नहीं रही। फिर ये लिंकिंग वर्ब लगाई जाती हैं केवल और केवल इन कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। तो अगर किसी नाउन फ्रेज को आपने अगर कॉम्प्लीमेंट कहना है तो उससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी होनी चाहिए। इस नाउन फ्रेज से पहले, इस नाउन फ्रेज से पहले लिंकिंग वर्ब लगी थी। क्या यहाँ पर इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। तो अगर लिंकिंग वर्ब इससे पहले नहीं लगी है तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना को तो निरस्त कर दो। अब देखिए, पूरी इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन फ्रेज तभी हो सकती है जब उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। क्यों लेती हैं अभी बताऊंगा जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब सामने आएगी तो। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक इनके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन ना लिखा जाए। उसी प्रकार से जो प्रीपोजिशन है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन लगाई जाती हैं सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो जिस नाउन प्रोनाउन को लिख कर या जिस प्रीपोजिशन को लिख कर उसके बाद नाउन प्रोनाउन को जोड़ा जाता है, वही नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर इससे पहले ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना कोई प्रीपोजिशन लगी है, तो ऑब्जेक्ट तो ये है नहीं, फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। ये हुआ फंक्शन के आधार पर ये तय करना कि नाउन फ्रेज यहाँ पर सब्जेक्ट हो रही है। कोई स्टूडेंट्स ये भी कह सकता है कि सर असर्टिव क्लोज है, और असर्टिव क्लोज जो है मोस्टली नाउन फ्रेज से स्टार्ट होते हैं, तो वो जो नाउन फ्रेज होती है या नाउन होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस। वो उसकी बात भी सही है, लेकिन फंक्शन देखना जरूरी है। तो इतनी बात हो गई कि ये जो नाउन फ्रेज है कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है इनवाइटेड। इनवाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है और ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। मेन वर्ब अगर है तो अब हमें ये चेक करना है कि ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है या एक्शन नेचर की वर्ब है। देखिए एक्शन नेचर की वर्ब मैं आपको बता दूं, एक्शन नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, किसी एक्टिविटी को रिफर करती है। जैसे आपने लिखा सी स्लीप्स, ये एक एक्टिविटी हो गई। आपने लिखा सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये एक एक्टिविटी हो गई। तो ये जितनी भी वर्ब हैं सिंग्स या स्लीप्स, ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन आपके सामने जो वर्ब लिखी थी आप इसको हेल्पिंग वर्ब तो कह नहीं दोगे, भाई मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो ये तब कही जाती है ना जब किसी की हेल्प करने के लिए आई होती। किसकी हेल्प करने के लिए? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। मेन वर्ब तो कोई है ही नहीं जिसकी ये हेल्प कर सकती है, तो अब इसे ही मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। देखो इसको जब मैं पूछता हूँ ना स्टूडेंट से इज क्या है, तो वो ऐसे ही कह देते हैं फ्लो में कि इज हेल्पिंग वर्ब। उन्होंने पता नहीं बचपन से रट्टा मारा हुआ है और वो इसे छोड़ भी नहीं रहे हैं। आप एक बात सोचिए, इसको आप अगर हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं तो इसका मतलब वो हेल्प करने के लिए आई है, और हेल्पिंग वर्ब आती है मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। तो मेन वर्ब भी तो कोई होनी चाहिए ना सेंटेंस में। जब कोई मेन वर्ब लगी हुई नहीं है, जब वो इसके अलावा कोई और वर्ब है ही नहीं, तो ये हेल्प किसकी कर रही है? हेल्पिंग वर्ब भैया सब्जेक्ट की हेल्प नहीं करती। पता नहीं कहाँ से सुन लिया आपने, कहाँ से पढ़ लिया। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है मेन वर्ब की, और टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में मेन वर्ब की हेल्प करती है। देखो जैसे मैं यहाँ पर इसी बात को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग क्यों कहा जाता है और मेन वर्ब को मेन क्यों कहा जाता है, और हेल्पिंग वर्ब हेल्प किसकी करती है और किस चीज़ में हेल्प करती है, तो मेरे ये दो सेंटेंस देखिए ज़रा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सी इज़ प्लेइंग। मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखा और आपसे पूछा बताओ स्टूडेंट्स इसका टेंस क्या है, तो आप देखते ही बोलेंगे कि सर इसका टेंस तो है कंटिन्यूअस, टेंस है इसका टेंस तो है इसका प्रेजेंट, कि सर इसका टेंस तो प्रेजेंट है और जो वर्ब की स्टेट है वो कंटिन्यूअस है। देखिए टेंस हमारे पास तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, कंटिन्यूअस तो स्टेट होती है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार हमारे पास स्टेट होती हैं। तो हर टेंस की चार स्टेट इस प्रकार से मिलके 3 चौक 12 हो जाते हैं।
तो इस सेंटेंस को अगर आपसे मैं कहूँ ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप ऑब्जर्व करके देख के बताएंगे कि सर इसका टेंस तो प्रेजेंट है और वर्ब की जो स्टेट है वो कंटिन्यूअस है। अब मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट्स इसका टेंस चेंज कर दो, ये प्रेजेंट टेंस में है ना, इसको पास्ट टेंस में ले जाओ, तो आप क्या करेंगे, आप सी वाज प्लेइंग लिख देंगे। मैंने आपसे कहा कि टेंस चेंज कर दो और आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स इसका टेंस चेंज कर दो और आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। और जब मैंने आपसे पूछा था कि इस सेंटेंस का टेंस बताओ या इस वर्ब का टेंस बताओ, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को देखकर, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जर्व करके ही तो कहा था प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पर हाथ रख देता, इसको छुपा देता, तो आप क्या बता पाते मुझे कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है? नहीं बता पाते। जब मैंने आपसे पूछा कि इसका टेंस क्या है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जर्व करके ही बताया कि प्रेजेंट टेंस है। और जब मैंने आपसे टेंस चेंज करने के लिए कहा, तो आपने इसका वाज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। मैं आपसे टेंस चेंज करने के लिए कह रहा हूं और आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी तो है जो टेंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रही है मेन वर्ब की। मेन वर्ब यहां पर टेंस एक्सप्रेस नहीं कर पाई, हाँ उसने स्टेट एक्सप्रेस कर दी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आकर उसने ये तो बता दिया कि मैं कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही हूं, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि टेंस क्या है। टेंस बताने के लिए हेल्प की, या टेंस बताने में हेल्प की मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब ने, इसलिए उसको हेल्पिंग नेचर की कहा जाता है। इतनी बात आप समझिए। मैं अगर आपसे कहूं कि इसकी स्टेट चेंज कर दो, ये कंटिन्यूस स्टेट में है, आप इसकी स्टेट चेंज कर दो, इसको परफेक्ट स्टेट में ले जाओ, तो आप फिर से इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। हालांकि इस बार आपने मेन वर्ब भी चेंज की, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज की। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। इसके बिना मेन वर्ब टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। इसीलिए इसको हेल्पिंग कहा जाता है, क्योंकि हेल्पिंग नेचर की होती है, मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। और इसको मेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेंटेंस में होने वाली मेन एक्टिविटी या मेन टास्क को यही वर्ब रिप्रेजेंट करती है। भाई इसको मेन कहने का और क्या मतलब हो सकता है? क्यों इसको मेन कह रहे हैं? इसको मेन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेंटेंस की जो मेन एक्टिविटी है या मेन जो टास्क है उसमें, उसको यही वर्ब रिप्रेजेंट कर रही है। ये वर्ब तो हेल्प कर रही है इस मेन वर्ब की टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। अब इतनी बात समझ गए हो तो जरा वापस सेंटेंस पे आते हैं, वापस डिस्कशन पे आते हैं। ये है आपका सेंटेंस। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो मेन वर्ब है इनवाइटेड, ये लिंकिंग नेचर की और एक्शन नेचर की दो संभावनाएं हैं। लिंकिंग नेचर की वर्ब लिंक करने के लिए आती है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से, इसलिए आप इसको देखकर हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, वो मेन वर्ब है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब होती तो यहाँ पर वो कोई दूसरी वर्ब लगी होती, फिर हम कह देते कि ये हेल्पिंग वर्ब उस मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। लेकिन जब यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं, तो अब तो इसे ही मेन वर्ब मानना पड़ेगा। इसीलिए जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो मेन वर्ब ही होती हैं, चाहे वो इज लिखी हो या कोई और वर्ब भी लिखी हो। अब कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब होती है मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फटाक से आपके सामने रिवाइज करा देता हूँ। बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, स्टैंड, लाई। तो ये जो है मैंने लिंकिंग वर्ब जो है अभी तक जो ऑब्जर्व की है, या जो मोस्ट लिंकिंग वर्ब्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती जाती रहती हैं, उनके बारे में बता दिया। लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इसी लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिंक वहाँ पर दे दूँगा लिंकिंग वर्ब का। और वर्ब प्लेलिस्ट के चैप्टर में या वर्ब चैप्टर के प्लेलिस्ट में जो है ये लेक्चर पड़े हुए हैं, आप ज़रूर देख लें, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन्हें। फिलहाल आप इतना सोचिए कि इनवाइटेड जो वर्ब है वो लिंक करने के लिए आई है, किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑफ कोर्स इनवाइट करना तो एक एक्टिविटी है, यानी कि ये जो वर्ब है ये तो एक्शन नेचर की वर्ब है,
लिंकिंग वर्ब ये है नहीं। अब अगर एक्शन नेचर की है और आपको ये ज्ञात हो गया कि जो वर्ब है ये एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अब आप आगे सोचेंगे कि ये ट्रांजिटिव नेचर की है या इनट्रांजिटिव नेचर की है। देखिए एक्शन नेचर की वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हो जाती हैं। ट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, इनट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब देखो डिफरेंस क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेनी है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई नाउन या प्रोनाउन, और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लेती, इनके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता। एक्चुअली में ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट या मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन इसलिए लेती हैं क्योंकि वो बिना ऑब्जेक्ट के अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, सी वेंट, इतना मैंने सेंटेंस लिखा और इतना सेंटेंस बोला मैंने, किसी को लिखा या किसी से कहा मैंने सी वेंट, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग में, ये कंप्लीट सेंस में है। लेकिन अगर मैंने ये सेंटेंस लिख दिया सी डिस्कस्ड, या मैंने लिख दिया सी हेट्स लिख दिया मैंने। अब ये जो दोनों वर्ब मैंने लिखी हैं यहाँ पर आपके सामने, अगर आप किसी से कहोगे सी हेट्स, अगर आप किसी से कहते हो सी हेट्स, तो वो आपसे पूछेगा जरूर व्हाट। आपने किसी से कहा सी हेट्स या आपने किसी से कहा सी डिस्कस्ड, तो वो आपसे पूछेगा, लिसनर जो भी होगा जिससे भी आप ये सेंटेंस कहेंगे, आपने कहा सी डिस्कस्ड, वो पूछेगा व्हाट। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो सी डिस्कस्ड है वो एक कंप्लीट मीनिंग के साथ कन्वे किया हुआ सेंटेंस नहीं है, या जो वर्ब है वो एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं कर रही है, क्योंकि आपने ये तो बताया ही नहीं कि उसने डिस्कस क्या नहीं किया। भाई उसने आपको ये बताना चाहिए था कि उसने क्या डिस्कस किया, आपने उस क्या का, उस व्हाट का रिप्लाई यहाँ पर लिखा नहीं, तो उधर से सुनने वाले ने आपसे पूछ लिया व्हाट। तो ये वर्ब ऐसी होती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए व्हाट या हुम का रिप्लाई चाहिए होता है, और अगर आप इन्हें ये नहीं दोगे तो वो लिसनर जो है उसके कंप्लीट मीनिंग जाएगा नहीं, वो उधर से पूछने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर सी हेट्स कॉफ़ी, या ड्रिंक्स लिख सकते हो यहाँ पर, या हर फ्रेंड्स लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉफ़ी और ड्रिंक्स क्या हो गया, व्हाट का रिप्लाई हो गया, और ये हो गया हुम का रिप्लाई, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब ये सारे के सारे जो नाउन यहाँ पर लिखे जा रहे हैं ना, यही ऑब्जेक्ट बन जाते हैं इस ट्रांजिटिव वर्ब का। अब ट्रांजिटिव वर्ब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है कि उनके मीनिंग में कुछ ऐसा है जो उस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उन्हें अपने बाद एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए। अगर वो नाउन प्रोनाउन उनके बाद नहीं लिखा रहेगा तो उनका कंप्लीट मीनिंग कन्वे करना मुश्किल हो जाता है, या कंप्लीट सेंस को वो कन्वे नहीं कर पाती हैं। जब तक आप बताओगे नहीं यहाँ पर कि क्या डिस्कस किया गया, तब तक ये वर्ब कंप्लीट मीनिंग के साथ रहेगी नहीं, और इसी वजह से सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अब वो एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर नहीं पाएगा। आप किसी से कहोगे सी डिस्कस्ड, तो वो आपसे पूछ लेगा क्या डिस्कस किया, लेकिन अगर आपने कहा सी वेंट, तो ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव नेचर की इसीलिए है क्योंकि इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है नहीं। अगर कोई नाउन प्रोनाउन यहाँ पर लिखना भी है तो हमें टू प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ता है, और इनके बाद सीधे इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनका एक नाउन या प्रोनाउन आता है। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस है। काफ़ी लेक्चर्स मैंने इस पर दिए हुए हैं, बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव क्यों होती है, उसको ट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है, वो किस तरह से फंक्शन है उसका और किस तरह से बिहेव करती है, इनट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव कैसे हो सकती है, और कौन सी वर्ब्स किस मीनिंग में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी आ जाती हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने बताया हुआ है। वर्ब चैप्टर की प्ले लिस्ट में इससे रिलेटेड लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप ज़रूर देख लें। वापस आते हैं सेंटेंस पे। देखिए आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है इनवाइटेड, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसकी जो वर्ब है इनवाइटेड, एक तो ये मेन वर्ब है,
मेन वर्ब में भी ये एक्शन नेचर की है। अब देखो इनवाइट अगर वो करेगा तो किसी पर्सन को ही तो इनवाइट करेगा। अगर आप किसी से कहते हो माई कज़न, आपने किसी से कहा माई कज़न इनवाइटेड, मैंने किसी से कहा या आपने किसी से कहा माई कज़न इनवाइटेड, तो अब यहां पर जिससे भी आप कहोगे ना उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बनेगा whom, कि आपने इनवाइट किया है किसको। आपने इनवाइट किया सही बात है, लेकिन किसको इनवाइट किया। तो ये जो whom का उसके अंदर उसके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि यहां पर ये जो वर्ब थी ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी और इसके बाद लिखा होना चाहिए था वो पर्सन जिसको इनवाइट किया गया। वो पर्सन आपने लिखा नहीं, जब लिखा नहीं तो उसको कंप्लीट मीनिंग गया नहीं, जब कंप्लीट मीनिंग उसको नहीं गया, उसके दिमाग में कंप्लीट सेंस नहीं गया, तो उसके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क बन रहा है। तो ऐसी वर्ब जिन्हें अपने बाद whom का या what का रिप्लाई चाहिए होता है एक नाउन या प्रोनाउन के रूप में, वही वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे बात को कि ये ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है whom या what का ही रिप्लाई होते हैं। थिंग्स के केस में वो what का रिप्लाई होंगे, थिंग्स के केस में कि क्या, और पर्सन के केस में वो whom का रिप्लाई होंगे। तो यहां पर इनवाइट करोगे तो किसी पर्सन को ही तो करोगे, इसलिए यहां पर क्या लिखा है, एक पर्सन लिखा है, ये whom का रिप्लाई है। इनवाइटेड whom, इनवाइटेड मी। अब ये हो गया इसका, इस ट्रांजिटिव वर्ब का हो गया मी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे लगा हुआ है देखो प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाए ही इसलिए जाते हैं। प्रीपोजिशन सेंटेंस में देखिए ये प्रीपोजिशन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हर बर्थडे पार्टी। पार्टी नाउन हो गया, बर्थडे उसके लिए बन गया एडजेक्टिव और हर हो गया डिटर्मिनर। ठीक है, अब ये जो प्रीपोजिशन है ये सेंटेंस में लगाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि ये जोड़ते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। हमारा सेंटेंस यहाँ तक सही हो गया था, लेकिन अब हमें ये बताना था कि कहाँ को इनवाइट किया या किस ओकेजन के लिए, किस भी चीज़ के लिए इनवाइट किया, तो हमें उस नाउन को लिखना था। नाउन को ऐसे लिख नहीं सकते, नाउन को अगर सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना है तो हमें प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस किया जाता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर टू को लगाया गया है, और टू प्रीपोजिशन जिस नाउन को यानी कि हर बर्थडे पार्टी को जिस नाउन फ्रेज को जोड़ रहा है वो हो गई इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो नाउन फ्रेज लिखी हुई है हर बर्थडे पार्टी, नाउन फ्रेज ही कहूँगा मैं इसको। नाउन तो एक सिंगल वर्ड होता है, वो था पार्टी, ये तो 3 शब्दों का समूह है, इसको तो मैं नाउन फ्रेज ही कहूँगा। तो ये जो प्रीपोजिशन है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये नाउन फ्रेज है, और ये जो पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज है टू हर बर्थडे पार्टी, इसका भी अपना एक फंक्शन है। देखिए मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, सेंटेंस में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई क्लोज या कोई इवन एक कोमा भी लिखा जाता है तो उसका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। उस स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी तय हो जाता है। जैसे कि ये टू हर बर्थडे पार्टी लिखा है तो ये किस चीज़ के बारे में बताने के लिए लिखा है, ये लिखा हुआ है प्लेस को रिफ़र करने के लिए कि कहाँ को इन्वाइट किया गया उसको। तो अगर ये प्लेस को बताने के लिए लिखा है तो किसका प्लेस बता रहा है, ये इस वर्ब का प्लेस बता रहा है। अगर वर्ब का प्लेस बता रहा है, चूंकि वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब, और चूंकि वर्ब का प्लेस बता रहा है तो इसको कहा जाना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टू हर बर्थडे सेंटेंस सही है, नो एरर है। हर बर्थडे पार्टी के साथ, अब देखो ये जो प्रीपोजिशन है ना, जैसे हर बर्थडे पार्टी के साथ टू प्रीपोजिशन लगाया गया है। किसी सिचुएशन में ऑन भी आ सकता है, किसी सिचुएशन में फॉर भी आ सकता है। ये जो प्रीपोजिशन है ये लगाए जाते हैं अपने मीनिंग और फंक्शन के आधार पर, और इनको एक्चुअली में हर वर्ड को उसके मीनिंग और फंक्शन के आधार पर लगाया जाता है। इसमें प्रीपोजिशन कोई नया नहीं है, हर वर्ड को उसके मीनिंग और फंक्शन के आधार पर ही लगाया जाता है सेंटेंस में। इसलिए उसका मीनिंग और फंक्शन जानना जरूरी है, ये तय करने से पहले कि वो सही लगा है या गलत लगा है। तो ये, लेकिन यही जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन लगाते समय ध्यान रखा जाता है कि किसको जोड़ रहे हैं, किस नाउन प्रोनाउन को जोड़ा जा रहा है और किस वर्ड से जोड़ा जा रहा है।
ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे टू हर बर्थडे पार्टी तो सही है, लेकिन किसी सिचुएशन में ये भी पॉसिबल था, आप लिख सकते थे ऑन हर बर्थडे पार्टी। इसी सेंटेंस में मैं लिख देता हूं यहां पर माई कजन इनवाइटेड मी ऑन हर बर्थडे पार्टी। अब देखो, ऑन जो है ना, एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो स्पेसिफिक स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेसिफिक डे को रिफर करने के लिए लगाया जा सकता है। तो अगर बर्थडे पार्टी को ये एक स्पेशल डे या ओकेजन कंसीडर कर रहे हो आप, बर्थडे पार्टी को स्पेशल डे, कोई स्पेसिफिक डे या कोई ओकेजन कंसीडर कर रहे हो आप, तो उसके साथ ऑन ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन को लगाया जा सकता है हर बर्थडे पार्टी से पहले, अगर हर बर्थडे पार्टी को एक ओकेजन की तरह रिफर कर रहे हो। अगर आप ओकेजन को रिफर करना चाह रहे हो तो ऑन प्रीपोजिशन ठीक है। फॉर भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते थे फॉर बर्थडे पार्टी, लेकिन फॉर लगाया जाता है पर्पस के लिए। अब पर्पस बताता है किसका, इस वर्ब का, यानी कि ये जो एक्टिविटी की गई, इस एक्टिविटी को करने का पर्पस क्या है, हर बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो पर्पस को अगर बर्थडे पार्टी के द्वारा अगर आप पर्पस का रिफरेंस दे रहे हो, पर्पस को रिफर कर रहे हो, तो फॉर प्रीपोजिशन भी ठीक है। एट भी लगाया जा सकता है, एट हर बर्थडे पार्टी। अगर बर्थडे पार्टी को कहीं पर तो बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, या कहीं तो उसका वेन्यू होगा, तो जो लोकेशन है, जो भी वो लोकेशन है, कोई पैलेस है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई रिसोर्ट है, कोई होटल है, या उनका घर भी हो सकता है, या कोई गार्डन है, कोई फील्ड है, तो वहाँ पर जहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, उस लोकेशन को, उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन का रेफरेंस अगर दे रहे हो तो आप एट भी लगा सकते हो, क्योंकि एट लगाया जाता है ज्योग्राफिकल पॉइंट्स को रिफर करने के लिए। अगर पार्टी के द्वारा आप उस लोकेशन को, उस वेन्यू को, उस होटल को, उस रेस्टोरेंट को, उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन को रिफर कर रहे हो तो एट भी सही हो जाएगा। यहाँ पर टू लगाया गया है। टू लगाया जा सकता है जब आप हर बर्थडे पार्टी को एक डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि आखिरी पॉइंट की तरह यूज़ कर रहे हो। मतलब आपकी कोई वर्ब ऐसी है, कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कोई मूवमेंट का रेफरेंस है ना। अगर आपकी वर्ब में किसी मूवमेंट का रेफरेंस आ सकता है तो मूवमेंट के रेफरेंस में क्या होगा, कोई यहाँ से शुरू करेगा जर्नी को और यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए, डिनोट करने के लिए भी टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। तो अगर बर्थडे पार्टी को एक डेस्टिनेशन, एक लास्ट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, इट मीन्स क्या है, उनको इनवाइट किया गया तो वो वहाँ पर आए, बर्थडे पार्टी में आए, तो उस टू प्रीपोजिशन को भी लगाया जा सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन में पॉसिबल है, अलग अलग प्रीपोजिशन, मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फंक्शन और मीनिंग, क्योंकि हर प्रीपोजिशन का अलग ही होता है। वापस आते हैं सेंटेंस पे। तो ये नो एरर है, 146 हो गया आपका, 147 पर चलते हैं। वी शुड अवॉइड टू द प्रोमिस दैट वी मेक। देखिए, वी हो गया आपके पास प्रोनाउन। अब जैसे ही सेंटेंस में आप नाउन या प्रोनाउन देखते हैं, इस सिचुएशन में तो प्रोनाउन लगा है, तो अगर प्रोनाउन आपको दिख जाए तो आपके माथे में, आपके दिमाग में तीन बातें आनी चाहिए कि या तो ये सब्जेक्ट होगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट होगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट ये तब होगा जब इससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी हो, क्योंकि लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं और इस कॉम्प्लीमेंट को लिंक करना होता है उन्हें सब्जेक्ट से। तो लिंकिंग वर्ब इससे पहले लगी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का केस तो खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट ये वी तब हो सकता है जब इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो या प्रीपोजिशन लगी हो। ना तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, ना प्रीपोजिशन है। और दूसरी बात ये कि अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो जो प्रोनाउन होते हैं उनके तो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो यहाँ पर अस लिखा हुआ होना चाहिए था। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये अस होता। चलो, हो सकता है एग्जामिनर ने हमें वी लिख दिया हो,
जानबूझ के गलती कर दी हो, तो इसका फंक्शन देख लो। अगर ऑब्जेक्ट होना होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इससे पहले ना ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना प्रीपोजिशन, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब तो निश्चित तौर पर ही इसे सब्जेक्ट कंसीडर करोगे। उसके बाद लगा हुआ है आपके पास मोडाल। अब ये जो मोडाल है शुड, ये टेंस तो एक्सप्रेस करते नहीं है। कोई भी मोडाल टेंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, वो एक्सप्रेस करता है मूड को। मूड का मतलब एटीट्यूड या इंटेंशन, इरादा क्या है, किसका, स्पीकर का। देखिए सजेशन देने के लिए शुड यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको पता होगा ये बात कि शुड जो है ना सजेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सुझाव देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। शुड एक ऐसा मोडाल है सजेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सजेशन तो वी को दिया जा रहा है, लेकिन सजेशन देने का एटीट्यूड किसका है, इंटेंशन किसका है, उस स्पीकर का जिसने इस सेंटेंस को बोला है या उस राइटर का जिसने इस सेंटेंस को लिखा है। वो सजेशन देना चाह रहा है इसको, किसको, वी को। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ ले कि जो मोडाल है टेंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप इस सेंटेंस में देखकर ये नहीं कह सकते कि इसका टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये सिर्फ और सिर्फ सजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ मूड या इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं। अब मोडाल यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके बाद लगी हुई है मेन वर्ब। अवॉइड जो वर्ब है इस पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं। ये अच्छी वर्ब है, आ जाती है बार बार। देखिए जो अवॉइड वर्ब है ये इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। इंट्रांजिटिव मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। ट्रांजिटिव भी हो जाती है, मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेगी। जैसे जब ये इंट्रांजिटिव होती है तो इसका मीनिंग होता है टू रिमेन या टू स्टे। टू सस्टेन भी हो जाता है, सस्टेन मतलब मेंटेन, एंड्योर। जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना तो एक मीनिंग होता है इसका टू टॉलरेट। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, नो वन कैन अवॉइड सच कम्युनल क्लासेस। तो यहां पर अवॉइड का मतलब है टॉलरेट, टू टॉलरेट। एक मीनिंग तो इसका ये हो गया जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। दूसरा इसका एक मीनिंग हो सकता है टू अवेट। अवेट भी ट्रांजिटिव वर्ब भी है, टॉलरेट भी ट्रांजिटिव ही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिखा, आई विल अवॉइड माई टर्न। कोई गेम चल रहा है तो उसने कह दिया, स्पीकर ने कह दिया आई विल अवॉइड माई टर्न। तो यहां पर अवॉइड का मतलब है टू अवेट। अवेट ट्रांजिटिव वर्ब होती है और वेट इनट्रांजिटिव होती है। मीनिंग दोनों का सेम है। ये हो गए इसके दो मीनिंग जब ये ट्रांजिटिव होती है। एक मीनिंग हो सकता है इसका टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन। ठीक है, बिना ऑब्जेक्शन के कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना। तो यहां पर जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूं, दे विल अवॉइड आवर डिसीजन। ठीक है, दे विल अवॉइड आवर डिसीजन मीन्स दे विल एक्सेप्ट आवर डिसीजन विदाउट ऑब्जेक्शन। यहां पर भी ये ट्रांजिटिवली ही यूज हो रही है। ये हो गए इसके तीन ट्रांजिटिव मीनिंग और दो ही इंट्रांजिटिव मीनिंग हो गए, टू रिमेन या टू स्टे के मीनिंग में। लेकिन इसके अलावा ये फ्रेजल वर्ब और बन जाती है। फ्रेजल वर्ब बन जाती है ये अवॉइड बाई के साथ आकर। और अवॉइड बाई का मतलब होता है टू कन्फर्म टू समथिंग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू एक्ट इन अकॉर्ड विद समथिंग।
कोई प्रिंसिपल है, कोई रूल है, कोई स्टैंडर्ड है, उससे कन्फर्म रहना। कन्फर्मिटी का मतलब है उसके जैसे हिसाब से काम करना है, टू एक्ट इन अकॉर्ड विथ समथिंग। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख सकता हूँ, एवरीवन शुड अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया हटा देते हैं क्योंकि एवरीवन तो अमेरिका के लोगों को भी रिफर कर देगा। तो एवरीवन शुड अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अवॉइड बाय प्रीपोजिशन आता है इसके साथ। अब एक्चुअली में बाय प्रीपोजिशन ये पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब ही बन रही है। ठीक है, अब वापस अगर सेंटेंस पे आए और हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अवॉइड के साथ टू, ये गलत हो गया, इसकी जगह आ जाएगा अवॉइड बाई। अब द प्रोमिस हो गया, यहाँ पर प्रोमिस हो गया नाउन, द हो गया आर्टिकल, और ये नाउन फ्रेज हो गई इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, वी शुड अवॉइड बाय द प्रोमिस, जो प्रोमिस किया था उसके हिसाब से, टू एक्ट इन अकॉर्ड विद द प्रोमिस या टू कन्फर्म टू डैट प्रोमिस। डैट यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है। अब देखो ये जो डैट लगा हुआ है यहाँ पर, कंजंक्शन की हमें ज़रूरत है क्योंकि दो क्लोजेज हमारे पास है। एक हो गई क्लोज वन, ये हो गई वी शुड अवॉइड बाय द प्रोमिस, दूसरी क्लोज हो गई ये वी मेक। ठीक है, डैट यहाँ पर कंजंक्शन लग गया। वी हो गया यहाँ पर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होता तो लिंकिंग वर्ब इससे पहले होती, और ऑब्जेक्ट होता तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होती जो कि नहीं लगी, तो फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। अब देखो आगे यहाँ पर वर्ब लिखी है मेक। मेक हो गई मेन वर्ब, और ये जो मेन वर्ब है ये एक्शन नेचर की वर्ब है। अब एक्शन नेचर में भी ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव ये नहीं है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। भाई अगर मेक करोगे तो किसी चीज़ को तो बनाओगे, किसी चीज़ को तो मेक करोगे, तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट? अरे कहीं भी आपने मेक को यूज़ किया होगा, जैसे सी मेड, सी मेड अ चेयर लिख दिया मैंने। कोई हैंडमेड चेयर होती है, बांस वगैरह से बनाई जाती है, उसने ऐसी कोई चेयर बनाई, सी मेड अ चेयर, या सी मेड सूप, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। तो ये जो मेड है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्योंकि बनाओगे तो किस चीज़ को ही तो बनाओगे। अगर आप इतना सेंटेंस कन्वे करें सी मेड, तो क्या कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वर्ब है आपने उसे उसके ऑब्जेक्ट कर उसको आपने जो वर्ब है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं, तो उसको ऑब्जेक्ट का मीनिंग आपने दिया ही नहीं, तो उसकी जो ट्रांजिटिविटी है वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। इसलिए इसके बाद अ चेयर या सूप या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नाउन लिखा रहेगा। तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ही नहीं, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट है ये रिलेटिव प्रोनाउन। कंजंक्शन जो आपने डैट लगाया हुआ है ये यहाँ पर हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो ये होता कैसे है और ये क्यों होता है, ये समझना जरूरी है। जो मेक है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट होना क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट होना है ये द प्रोमिस। लेकिन द प्रोमिस तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये दोबारा इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बन नहीं पाएगा, और इसको यहाँ पर लिखने से अच्छा है अगर हम यहाँ पर दोबारा इसको लिख भी दें, तो फिर हम वही कर रहे हैं, एक नाउन को हम रिपीट कर रहे हैं। अब उस नाउन को रिपीट करने की बजाय या नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन लगा देंगे। प्रोनाउन जो लगाया जाएगा वो डैट द प्रोमिस के हिसाब से लगाया जाएगा, और द प्रोमिस के हिसाब से हमने डैट प्रोनाउन लगा दिया यहाँ पर, वी मेक डैट, और डैट रिफर कर रहा है द प्रोमिस को। लेकिन अब हमें कंजंक्शन भी चाहिए, तो हम इस प्रोनाउन को यहाँ ना लिख के, मेक के बाद में ना लिख के, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं,
और इसको हम कंसीडर करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव वर्ड रिफर करता है कि ये रिलेट कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, द प्रोमिस के मीनिंग को। एक्चुअली में जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं वो अपने एंटीसीडेंट के मीनिंग को रिलेट कर देते हैं इस सबऑर्डिनेट क्लोज में, वी मेक वाली क्लोज में। ठीक है, तो डैट हो गया ऑब्जेक्ट मेक वर्ब का, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसने रिलेट कर दिया अपने एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्वगामी। देखिए 2 सेंटेंस यहां पर लिखे हुए हैं आपके सामने, इस तरह से समझिए। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, वी शुड अवॉइड बाय द प्रोमिस। एक सेंटेंस तो आपके सामने ये हो गया, दूसरा हो गया वी मेक द प्रोमिस। अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिया, 2 का अब एक ही सेंटेंस बना दिया। अब आपको अगर 2 सेंटेंस को जोड़ना है तो आपको यहाँ पर कोई कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर कोई कंजंक्शन लगा के तो जोड़ोगे दोनों सेंटेंस को। अब देखो हो क्या रहा है कि आपकी जो वर्ब है मेक मेन वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो वही फ्रेज है जो लास्ट में लिखी हुई है, वही नाउन फ्रेज तो है, और ये हो रही है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो चूंकि ये नाउन फ्रेज तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई, तो अब इसे मेक का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं पाओगे। लेकिन यहां पर अगर एक ऐसा वर्ड लिख दिया जाए जो कंजंक्शन का भी काम कर दे और इसके मीनिंग को मेक का ऑब्जेक्ट बना दे, तो उस वर्ड को लिखने की कोशिश की हमने, और इसी वर्ड को कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव इसलिए क्योंकि ये रिलेट कर देता है अपने से पहले लिखे हुए वर्ड या फ्रेज को इस वाले क्लोज के वर्ब से, या तो इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट बना देगा या इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देगा। अब यहाँ पे दोबारा द प्रोमिस लिखने की जरूरत एलिमिनेट हो गई। ठीक है, डैट कंजंक्शन, अब डैट वर्ड कंजंक्शन के भी तरह काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी बन गया किसका, मेक का, और डैट लगा किसके लिए है, द प्रोमिस के लिए। ठीक है, अपने एंटीसीडेंट के लिए। तो इस तरह से हम इन स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। ये हो गया आपका 147। गलती वही है, टू की जगह अवॉइड आ जाएगा। वन 148 पर चलते हैं। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। देखिए जो एवरीवन वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, पहली बात तो ये प्रोनाउन है, दूसरी बात ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि जो प्रोनाउन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह दिया जाता है इनको। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से मतलब है कि इनको डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में यूज किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको एक मिठाई का डिब्बा दिया, लड्डू का डिब्बा मैंने आपको दिया, और मैंने आपसे कहा कि पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रत्येक स्टूडेंट को ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप एक लड्डू एक स्टूडेंट को एक ही बार में तो दोगे। तो दिया तो आपने पूरी क्लास को, मैंने रेफरेंस तो पूरी क्लास का दिया था कि पूरी क्लास में ही बांट दो, लेकिन आपने जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो एक स्टूडेंट को एक बार में मिठाई दोगे या लड्डू दोगे, फिर दूसरे स्टूडेंट को दोगे। आप हैंडल एक बार में एक ही को कर रहे हैं, आप ट्रीट एक बार में एक ही को कर रहे हैं, लेकिन मैंने बंटवाया पूरी क्लास में। तो ये एक तरह से रिफर तो ये ऑल को करते हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, इनका जो फंक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। मतलब एक बार में एक ही पर्सन को कंसीडर किया जाएगा। भाई एवरीवन से हम रिफर किसको कर रहे हैं, एवरीवन से हम रिफर कर रहे हैं ऑल द पर्सन्स को, जितने भी पर्सन्स अवेलेबल हैं उनको ही तो रिफर कर रहे हैं हम। लेकिन जब एवरीवन का जिस तरह का फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन,
वो हैंडल एक बार में एक ही को करेगा, तो इनका जो सेंस आता है, इनका जो फंक्शन आता है वो सिंगुलर का आ जाता है। इसी वजह से, इसीलिए इनके साथ अर्निंग इज लगाया जाता है। एक्सपेक्टेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने लगी है, जो कि बन रहा है पैसिव वॉइस। जहां पर भी वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिल जाए, पैसिव वॉइस। ठीक है, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कम। टू कम मतलब टू प्लस V1 लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये जो इन्फिनेटिव होते हैं, ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। देखिए, नाउन कोई भी इन्फिनेटिव तब होगा, या कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज नाउन तब कही जाएगी जब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही हो। लेकिन क्या यहाँ पर टू कम सब्जेक्ट हो रहा है? सब्जेक्ट तो वो आ गया एवरीवन। एक सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट लगाओगे? ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो। वर्ब तो लगी है, लेकिन पैसिव वॉइस में लगी है। देखो, समझ लेते हैं इस चीज़ को। शायद तुम्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर, ऐसी बता के सटासट बता के निकल दो, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, उस कॉन्सेप्ट को जानकर आपको लगेगा कि हाँ, कि वाकई में कुछ है बताने वाला। देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी रोट अ पोयम। आपसे मैं कहूँ कि ये एक्टिव फॉर्म में है, यानी कि एक्टिव वॉइस लिखी है ना, ये वर्ब की एक्टिव फॉर्म लिखी है। अब देखो, इसको अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको पैसिव में कर दो, तो इसको पैसिव में करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, जब किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लाया जाता है, एक्चुअली में पहली बात तो सेंटेंस एक्टिव में नहीं होता है, वर्ब एक्टिव फॉर्म में होती है। जो एक्टिव और पैसिव की हम बात करते हैं, वो वर्ब की फॉर्म होती है। वर्ब एक्टिव फॉर्म में होती है, वर्ब पैसिव फॉर्म में हो सकती है। सेंटेंस को एक्टिव पैसिव में मान लिया जाता है। वर्ब की फॉर्म होती है, एक्टिव और पैसिव जो होती है वो वर्ब की फॉर्म होती है। तो जब वर्ब की एक्टिव फॉर्म को हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम तीन मुख्य चेंज लेके आते हैं। पहला चेंज तो ये है कि जो ये ऑब्जेक्ट है, अ पोयम, भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है अ पोयम, इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। पहला चेंज तो ये है, तो हम क्या लिखेंगे? अ पोयम यहाँ पर लिखेंगे। फिर दूसरा चेंज ये है कि जो रोट है, इसको हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले आते हैं। ये हो गया इसका दूसरा चेंज, यानी कि रोट को हम क्या कर देंगे? वाज रिटर्न कर देंगे। टेंस वही सेम रखेंगे। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी हमने पास्ट इंडेफिनिट ही रखा बी की फॉर्म में, और इसको कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया दूसरा चेंज। और तीसरा मुख्य चेंज हम लेके आते हैं, इस सब्जेक्ट को या इस डूअर को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये हो गया इसका तीसरा मुख्य चेंज, बाय प्रीपोजिशन, और इसके बाद हो गया इसका ऑब्जेक्ट। क्या लिख दिया मैंने? हर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो, तीन मुख्य चेंज कौन से लाए हम? एक तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा रोट को हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दिया, वाज रिटर्न कर दिया, टेंस हमने वही रखा सेम, टेंस हमें चेंज नहीं करना होता। तीसरा मुख्य चेंज लाए हम, जो सब्जेक्ट था उसको हमने बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इनमें कुछ चीज़ें मैं चाहता हूं कि आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप वो चीज़ें नोटिस कर पाएंगे, तो आप सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी वर्ब का पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस तभी संभव है जब वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की हो, क्योंकि किसी भी वर्ब को पैसिव फॉर्म में लाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट तभी हो सकता है जब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो। भाई, अगर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब नहीं होगी तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, तो आप सब्जेक्ट बनाएंगे किसे? अगर मैं आपके सामने कोई इंट्रांजिटिव वर्ब लिख दूं, मैं आपके सामने लिख दूं सी स्लीप्स, आप इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की है।
जब इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं, रहेगी तो कोई प्रीपोजिशन रहेगी, प्रीपोजिशन को तो सब्जेक्ट बना नहीं दोगे उठा के। चूंकि हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए, और ऑब्जेक्ट हो सकता है केवल ट्रांजिटिव वर्ब का, तो केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस संभव है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ही तो है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव इसलिए संभव है क्योंकि एक्टिव से पैसिव में बनाते वक्त हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ये ऑब्जेक्ट यहां होगा तभी जब यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज आप ये नोटिस कीजिए कि ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? शी, और इस वर्ब का डूअर कौन है? वो भी शी है। यानी कि एक्टिव फॉर्म में जो वर्ब लिखी होती है उसका सब्जेक्ट और डूअर सेम होता है, लेकिन ये वाली जो वर्ब है वाज रिटन, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है पोयम, लेकिन आप पोयम इसका डूअर है। क्या लिखने का काम पोयम ने किया है? नहीं, यहां पर लिखने का काम शी ने किया था, शी डूअर था। डू का मतलब करना, डूअर का मतलब करने वाला, यानी कि करता। तो यहां पर जो रोट है इसका जो सब्जेक्ट है शी, वही इसका डूअर भी है, लेकिन यहां पर जो लिखी हुई है वाज रिटन, इसका जो सब्जेक्ट है अ पोयम, वो डूअर नहीं है। डूअर को हम बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर यहां लिख देते हैं, और बाय प्रीपोजिशन डूअर को लिखने के काम में आता है। बाय प्रीपोजिशन को अगर आप डिक्शनरी पर या गूगल पर डालकर देखेंगे तो उसका एक फंक्शन ये भी है कि वो डूअर को रिफर करने के लिए आता है। तो दो मुख्य बातें आपने यहां से निकाली कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है और इसी ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव में सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस संभव है। दूसरी बात आपने ये निकाली कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका सब्जेक्ट ही उसका डूअर होता है। ट्रांजिटिव वर्ब अगर एक्टिव फॉर्म में लिखी है तो उस एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट ही उसका डूअर होता है। वही वर्ब अगर पैसिव फॉर्म में लिखी होगी तो उसका सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं होता। डूअर तो यहां बाय प्रीपोजिशन के बाद लिखा रहता है, कभी कभार उसको हटा भी दिया जाता है। दो बातें आपकी यहां से हो गई। एक बात आप ये नोटिस कीजिए कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है अगर एक्टिव फॉर्म में लिखी है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यही ट्रांजिटिव वर्ब अगर पैसिव फॉर्म में लिखी है तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, इसके बाद तो सीधे बाय प्रीपोजिशन आ रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना चुके हैं हम। मेरे कहने का मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन तब जब वो एक्टिव फॉर्म में हो। पैसिव फॉर्म में तो उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना चुके हैं हम, अब कहां से उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा? अब तो बाय प्रीपोजिशन ही आएगा, या कोई और प्रीपोजिशन भी आ सकता था जरूरत के हिसाब से। आप समझिए मेरी बात को। ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि उनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन प्रोनाउन, लेकिन वो बात एक्टिव फॉर्म के लिए है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब को आपने पैसिव में लिख दिया तो उस ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना चुके हैं आप, तो उसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा नहीं यहां पर। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अगर लिखी है या ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो उसको पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। समझिए, इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव फॉर्म में लिखी है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया होगा। इसका वाइस वर्सा फिर से बोलता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इट मीन्स वो पैसिव फॉर्म में बनी है ना। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब वो पैसिव फॉर्म में होनी चाहिए। या ट्रांजिटिव वर्ब अगर पैसिव फॉर्म में है इट मीन्स उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया होगा। इतनी बात समझ में आई? वाइस वर्सा बोल दिया मैंने उल्टा करके। अब इसको वापस लगा के देखो जरा सेंटेंस पे अपने। मैंने आपसे क्या कहा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस बन रही है। एक्सपेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन वो ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव फॉर्म में लिखी है,
तो पैसिव फॉर्म में अगर लिखी है तो यहाँ पर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार सेंटेंस को, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नई और अजीब सी हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म का सिनेरियो है। वही ट्रांजिटिव वर्ब अगर पैसिव फॉर्म में आ जाती है तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना चुके हैं आप। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर वो पैसिव फॉर्म में है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता, क्योंकि वो बन चुका है सब्जेक्ट। या अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव फॉर्म में लिखी है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा, किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो क्या इस इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता। भाई सब्जेक्ट तो ये होगा नहीं, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो वो आ गया। हम इन्फिनेटिव के नाउन होने के चांस चेक कर रहे थे। हम सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। देखिए सब्जेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट शुरू में आ गया, बीच में सब्जेक्ट का क्या काम। ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकता क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव फॉर्म लगी हुई है। ऑब्जेक्ट तो खुद सब्जेक्ट बन गया होगा, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना है, तो इस इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी होनी चाहिए थी। जब सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इट मीन्स ये नाउन ही नहीं है। एडजेक्टिव ये तब होगा जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया होगा। ठीक है, ये किसी भी इन्फिनेटिव को या किसी भी वर्ड को, फ्रेज को या क्लोज को आप एडजेक्टिव तभी कह सकते हैं जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया हो। आ रहा है कि कोई आसपास है इसके कोई नाउन जिसको मॉडिफाई करने के लिए आ सकता है, कोई है ही नहीं, तो इट मीन्स ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये एडजेक्टिव भी नहीं है। अब इस इन्फिनेटिव को, ये इन्फिनेटिव छोड़िए, किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी क्लोज को एडवर्ब तभी कहा जा सकता है जब वो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आई हो। एडवर्ब होने के लिए या तो वो वर्ब को मॉडिफाई करे, या फिर वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर वो किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे। तो ये 2 + V1 है। अगर इसको इस इन्फिनेटिव को एडवर्ब कहना है तो इन्हीं 3 आधार पर कहा जा सकता है। इन तीनों में से कोई एक फंक्शन वो करे। तो देख लो कौन सा वाला कर रही है। ये जो 2 कम है ये किसको मॉडिफाई कर रही है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। देखो एडजेक्टिव तो है नहीं कोई दूसरा, एडवर्ब भी कोई दूसरा नहीं लगा, फिर तो ये इस वर्ब को ही मॉडिफाई करने के लिए आई है। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कम, कि एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की है। तो ये जो 2 इन्फिनेटिव लगाया गया है इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है कि जिनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो किस चीज़ के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस इन्फिनेटिव को हमें एडवर्ब ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है इसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए आई है कि ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनसे एवरीवन से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो किस चीज़ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। तो 2 कम यहाँ पर एडवर्ब हो तो गया, एडवर्ब के फंक्शन में आ तो गया, लेकिन वो बेसिक रूप से है एक इन्फिनेटिव ही। अब वो बेसिक रूप से अगर एक इन्फिनेटिव है तो वो है एक्चुअली में एक नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है इन्फिनेटिव को, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। अब चूंकि ये एक मूल रूप से एक वर्ब ही है तो ये वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ेंगे थोड़ी, उसको लेकर चलेंगे। तो वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक है तो किस वर्ड में है, इस कम वाले वर्ड में है। देखो मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ आपके लिए। इस वाले वर्ड में है वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक। देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 2v1 इन्फिनेटिव हो गया और एडवर्ब हो रहा है ये, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया है। वर्ब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस आधार पर हमने इसको एडवर्ब कंसीडर कर लिया। नाउन हो नहीं रहा था क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सका। एडजेक्टिव नहीं बन पाया है क्योंकि किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ नहीं रहा था ये। तो ये है एडवर्ब। 2 कम मूल रूप से एक वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है इन्हें, और वर्ब वाला पार्ट रहा ये। तो इसके जो वर्ब होने की कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें चेक कर लो जरा, वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो कम है ये वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है।
अब एक्शन नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात होनी चाहिए, ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की है, हमेशा इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा रहता है, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं रहता, प्रीपोजिशन लगा रहता है इसके बाद हमेशा, तो प्रीपोजिशन लगा दिया, यहाँ पर ये आ गया प्रीपोजिशन। अब ये जो प्रीपोजिशन टू है अपने मीनिंग और फंक्शन के आधार पर लगाए जाते हैं कि किसको जोड़ना है, किससे जोड़ना है। तो अगर डेस्टिनेशन को रिफ़र कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टू। देखिए मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ शी केम फ्रॉम स्कूल, यहाँ पर मैंने लिखा शी केम टू स्कूल, यहाँ पर मैंने लिखा शी केम फ्रॉम हाउस टू स्कूल, यहाँ पर लिखा। देखिए फ्रॉम लगाया जाता है सोर्स के लिए, सोर्स मतलब वो ओरिजिन पॉइंट जहाँ से मूवमेंट या जर्नी स्टार्ट हुई। अगर सोर्स, इस सेंटेंस में देखिए सोर्स क्या है, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, हाउस से स्टार्ट हुई, यह हाउस है, एच लिख देता हूँ मैं, और कहाँ को जर्नी एंड हुई, ये स्कूल में जर्नी एंड हुई। तो जो सोर्स पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, उसके लिए लगाया जाता है फ्रॉम, फ्रॉम हाउस टू स्कूल। टू लगाया जाता है डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए, डेस्टिनेशन पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट जहाँ पर जर्नी या मूवमेंट एंड हुई। तो अगर मैं सी केम टू स्कूल लगा रहा हूँ तो यहाँ पर टू लगाया गया है, तो इसका मतलब स्कूल को एक डेस्टिनेशन की तरह रिफ़र किया गया है, डेस्टिनेशन मतलब लास्ट पॉइंट की तरह रिफ़र किया गया है। तो ये तो नहीं बताया गया कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, बस ये बताया गया है कि जर्नी कहाँ पर एंड हुई। अगर मैं फ्रॉम लगा रहा हूँ तो मतलब यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट बताया गया है कि वो स्कूल से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, स्कूल है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, स्कूल से हुई। तो ये डिफरेंस होता है अगर केम के साथ आप फ्रॉम लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं, या फ्रॉम और टू दोनों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर टू लगाया गया है डेस्टिनेशन बताने के लिए, तो स्कूल क्या हो गया, वो लास्ट पॉइंट हो गया। तो ये तो नहीं बताया गया कि वो कहाँ से आते हैं, लेकिन कहाँ तक आते हैं ये बता दिया, टू स्कूल। टुमारो लगा है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू, आर की जगह यहाँ पर इज हो जाएगा, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। ठीक है, ये हो गए आपके 148 सेंटेंस। एक चीज़ और है जो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में ये बात आ जाए जो मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट पॉइंट पर। वो ये कि सर यहाँ पर टुमारो अगर लगा हुआ है, टुमारो अगर यहाँ पर लगा हुआ है और टुमारो है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये तो सर फ्यूचर का टाइम हो गया, ये हो गया फ्यूचर का टाइम। और अगर फ्यूचर का टाइम हो गया तो हमें वर्ब के टेंस को या वर्ब को भी फ्यूचर में ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप आर की जगह इज ना करके सर विल कीजिए ना, एवरीवन विल बी एक्सपेक्टेड कीजिए ना। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम तो बता रहा है, टाइम को तो रिफर कर रहा है, और वर्ब के ही टाइम को यानी कि किसी एक्टिविटी के ही टाइम को रिफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दो वर्ब हैं, एक तो एक्सपेक्टेड और एक कम। आप देखेंगे इस सिचुएशन में, आप देखेंगे कि ये किस वाले वर्ब के टाइम को रिफर कर रहा है। क्या ये एक्सपेक्ट वर्ब के टाइम को रिफर कर रहा है या ये कम वर्ब के टाइम को रिफर कर रहा है। तो यहां पर आपको मीनिंग से, कंटेक्स्ट से पता चलेगा कि ये जो टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये इस वाली वर्ब के टाइम को रिफर कर रहा है। एक्सपेक्टेशन तो अभी की जा रही है प्रेजेंट पे, लेकिन आने वाली एक्टिविटी वो कल होगी। ठीक है, तो यहां पर तो टेंस, ये तो इन्फिनेटिव में तो कोई टेंस एक्सप्रेस करने का फीचर होता नहीं है, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब कही जाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये टेंस के स्टेट के हिसाब से अपना जो है
स्टेट के हिसाब से बदल भी जाती हैं, लेकिन टेंस के हिसाब से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉन फाइनाइट होती है, इनको सीमित नहीं किया जा सकता टेंस से या सब्जेक्ट के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि जो टुमारो यहाँ पर लगा हुआ है ये कम के लिए लगा है, ये प्रेजेंट में ही ठीक है। ठीक है कि एक्सपेक्ट तो उनसे अभी क्या आ रहा है, लेकिन आने वाली एक्टिविटी कल होगी। तो टुमारो जो लगा है कम के लिए लगाया है, इसीलिए इस टुमारो का इस वाली वर्ब के टेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। 148 सेंटेंस हो गया आपका सामने। अब ले चलते हैं आपको 149। क्या लिखा हुआ है? नालिनी सेज शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। ठीक है, नालिनी हो गया नाउन। नाउन आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए कि या तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट ये तब होगा जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हो। लिंकिंग वर्ब यहाँ पर कोई लगी नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट ये तब हो सकता है जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो, प्रीपोजिशन लगी हो। केवल पूरी इंग्लिश ग्रामर में केवल इन्हीं दो जगह है ऑब्जेक्ट पॉसिबल हैं। या तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं अपने इफेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, या फिर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन लगाई ही इसलिए जाती हैं। प्रीपोजिशन लगाई जाती हैं नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, और इन्हीं नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह लिया जाता है। तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा, कोई ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं लगी, फिर तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। फिर तो निश्चित तौर पर ये जो नाउन लिखा हुआ है इसको सब्जेक्ट ही कंसिडर करेंगे आप। नालिनी सेज आपके सामने लगी है मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है आपकी एक्शन नेचर की है, एक तो ऊपर से एक्शन नेचर की होने के बाद ये ट्रांजिटिव नेचर की है। भाई कुछ जब कहोगे तो कुछ तो कहोगे, तो जो चीज़ कहोगे वो बन जाएगी से का ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा सी सैड, आप किसी से अगर ये कहते हो, ये सेंटेंस आप किसी से कहते हो सी सैड, तो क्या आप एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हो? जब आप किसी से कहोगे सी सैड तो वो आपसे पूछेगा व्हाट, यानी कि उसके दिमाग में व्हाट का मीनिंग, व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जनरेट हुआ। वो इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि आपने व्हाट का मीनिंग उसे दिया नहीं, आपने उसे बताया नहीं कि उसने कहा क्या, तो उधर से उसको पूछने की जरूरत महसूस हुई। यानी कि एक ऐसी वर्ब है जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए व्हाट के रिप्लाई की आवश्यकता है, और वो व्हाट का रिप्लाई नहीं दोगे तो उधर से सुनने वाला जो लिसनर होगा वो पूछेगा सी सैड व्हाट। आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो, सी सैड ओके, या थैंक यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। यानी कि ये जो वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं, फ्रेज यहाँ पर लिखी गई है, थैंक यू तो एक सेंटेंस ही हो गया, फ्रेज भी बनाई जा सकती है। तो सी सैड ओके या थैंक यू, ये इस व्हाट का रिप्लाई है, यही है इसके ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउन फ्रेज। अब ये फ्रेज भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेज वर्ब है आपकी एक्शन नेचर की और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ये अपने बाद लेगी इसका ऑब्जेक्ट। कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट? क्या इसका ऑब्जेक्ट सी है, इज है, या लिविंग है, या आगे कुछ है? एक्चुअली में इसका ऑब्जेक्ट ये पूरी की पूरी क्लोज ही है। ये पूरी की पूरी जो क्लोज लिखी हुई है, सी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991, क्या गलती है इस क्लोज में वो तो अभी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि ये पूरी की पूरी क्लोज ही तो कही है उसने। ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है इस क्लोज में लिखी हुई यही तो कही है उसने। यानी कि सेज ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी की पूरी क्लोज है। और अगर कोई क्लोज ऑब्जेक्ट हो रही है तो ऑब्जेक्ट हो क्या सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। प्रोनाउन का है स्कोप नहीं है, नाउन हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं हो सकते हैं। प्रोनाउन तो उतने सीमित है जितने आपको याद हैं, 2-4 आपने छोड़ भी रखे होंगे, लेकिन वो उतने सीमित हैं प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में। नाउन कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज हो सकती है। तो ये अगर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट इस क्लोज को कह रहे हो तो ये जो क्लोज है ये अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इट मीन्स ये नाउन क्लोज होनी चाहिए, इसको नाउन क्लोज कहा जाना चाहिए, क्योंकि नाउन ही तो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो इसको कहा जाना चाहिए नाउन क्लोज। अब एक क्लोज आपके पास हो गई ये, और दूसरी क्लोज आपके पास हो गई ये,
शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है डैट कंजंक्शन। भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में आपने देखा होगा ना, डैट कंजंक्शन लगा रहता है। कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने बनाए होंगे, सब में डैट कंजंक्शन लगा रहता है। ठीक है, तो डैट कंजंक्शन यहाँ पर लगा होना चाहिए। लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जो किसी कन्वर्सेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है, तो वहां से डैट को हटाना अब फैशनेबल हो गया है। या ये देखो, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ये ग्रामर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम स्ट्रिक्ट रहें तो यहाँ पर डैट कंजंक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं तो आप एक कंजंक्शन लगाकर जोड़ते हैं। लेकिन ये कुछ वर्ब हैं जैसे थिंक, बिलीव, कंसीडर, होप, वांट, से, etc। ये जो मेंटल कन्वर्सेशन या फिजिकल कन्वर्सेशन, बातचीत जैसी मीनिंग को रिफ़र करने के लिए जो वर्ब होती हैं, या इस कन्वर्सेशन को जो वर्ब एक्सप्रेस करती हैं, इनके साथ डैट कंजंक्शन को हटा लिया जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल तो नहीं है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अगर आप लिख रहे हैं या लैंग्वेज को आप ऑफिशियली यूज़ कर रहे हैं तो डैट कंजंक्शन को वहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन अब ऐसा होता है कि जब बड़े राइटर्स इन चीज़ों को करने लगते हैं तो छोटे ग्रामरियंस, छोटे राइटर भी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में इस तरह की स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाने लगता है, तो फिर ये चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। इस तरह की नेचर के वर्ब के साथ डैट कंजंक्शन को कई बार हटा दिया जाता है, और उसको एक ग्रामर के हिसाब से गलती भी नहीं माना जाता। एसएससी में बहुत सारे सेंटेंस इस तरह के आए हुए हैं, इस तरह की नेचर की वर्ब के साथ, जहाँ पर आपको डैट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब कंजंक्शन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बस नालिनी शेष, और शेष के आगे को वो बात लिख दी जो बात उसने कही है, यानी कि वो सारी की सारी बात, वो सारी की सारी क्लोज ऑब्जेक्ट बना कर लिख दी, और ऑब्जेक्ट अगर वो क्लोज हो गई तो उसको कह रहे हैं हम नाउन क्लोज। लेकिन जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लगाते हो, इन्वर्टेड कोमा हटाते वक्त आप डैट कंजंक्शन लगाते हो, क्योंकि आपको पता है दो क्लोजेस हैं और दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए डैट कंजंक्शन चाहिए, तो वो डैट कंजंक्शन यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन अब ये बिना डैट कंजंक्शन के इस्तेमाल होने वाली क्लोजेस हो गई हैं, और इसको अब गलती नहीं माना जाता है। तो आप ये बात जो है अपने एग्जाम्स में, अपनी प्रैक्टिस के दौरान ध्यान रखेंगे कि इस तरह की नेचर के वर्ब के साथ डैट कंजंक्शन को एलिमिनेट किया जाने लगा है, ये अब यूज होने लगा है। चलिए आगे शुरू कर लेते हैं। शी प्रोनाउन हो गया, और मैं फिर से वही बात करूंगा कि अगर आपके सामने कोई प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो लिंकिंग वर्ब के साथ आएगा, वो ये है नहीं, इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा तो पहली बात तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होगा, और दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इससे पहले ना ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना प्रीपोजिशन लगी है, तो ऑब्जेक्ट भी ये नहीं है, फिर तो निश्चित तौर पर इसको सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अब देखो आगे लगा है इज लिविंग। अगर लिविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, मतलब मेन वर्ब यहाँ पर लगी हुई है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। लिविंग अगर मेन वर्ब यहाँ पर लगी हुई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इट मीन्स ये जो इज है ये हेल्पिंग नेचर की है, हेल्प करने के लिए आई है इसकी, तो इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। टेंस हो गया प्रेजेंट का, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म बता रही है कि ये कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। इन हो गया प्रीपोजिशन, और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया चेन्नई। अब देखिए जिसकी कोई बाउंड्री हो, कोई लिमिटेशंस हो या क्लोज्ड कन्फाइनमेंट हो, तो वहाँ पर इन प्रीपोजिशन को यूज़ किया जाता है। चेन्नई की तो एक बाउंड्री होगी ना, एक सीमा होगी, भाई इतने रीजन को ही तो हम चेन्नई बोल सकते होंगे, इधर को कोई और रीजन होगा, इधर को कोई और, मतलब एक सीमा जिसकी हो, जिस क्षेत्र की एक सीमा हो, या जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी नाउन को आप यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर उसकी एक सीमा है तो आप इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे आप इन इंडिया लिख सकते हैं, इन दिल्ली लिख सकते हैं, इन द यूएसए लिख सकते हैं, क्योंकि यूएसए की एक सीमा है, उतने रीजन को ही यूएसए बोला जाता है। इंडिया की एक सीमा है, उतने ही रीजन को आप इंडिया कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ इन दिस रूम, तो इस रूम की एक चार दीवारी है, एक बाउंड्री है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ,
तो उस बाउंड्री को ही मैं अगर रिफ़र कर रहा हूँ रूम के द्वारा, अगर मैं कह रहा हूँ इन दिस रूम, तो ये जो रूम का दायरा है वो इसकी दीवारों तक ही सीमित है, इसके दीवार के जो बाहर है वो बाकी दूसरे रूम शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहे हो तो आप इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। इन चेन्नई लग गया, ठीक है। अब देखिए आगे लगा हुआ है सिंस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगा आगे की बातें समझाने के लिए। देखिए ये सिंस है प्रीपोजिशन भी हो जाता है, कंजंक्शन भी हो जाता है। अब जब ये कंजंक्शन होता है ना तो ये बिकॉज के मीनिंग को रिफर करता है। बिकॉज का क्या मीनिंग होता है, क्या करते हैं हम बिकॉज का फंक्शन क्या है और बिकॉज का मीनिंग क्या है। बिकॉज को यूज किया जाता है किसी बात के रीजन को बताने के लिए। भाई जब हमें किसी रीजन को रिफर करना होता है तो हम बिकॉज लगाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, शी इज टायर्ड बिकॉज शी हैज नॉट टेकन स्लीप। शी इज टायर्ड बिकॉज शी हैज नॉट टेकन स्लीप। सही है। अब देखो ये जो बात लिखी गई है, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सी इज रिजल्ट, सी इज टायर्ड, सी इज टायर्ड, जो बात यहाँ पर लिखी हुई है उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ये, है ना, ये रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट तभी आया होगा जब वो रीज़न हुआ होगा। तो बिकॉज को हम लगाते हैं किसी रीज़न को रिफ़र करने के लिए कि ऐसा इसलिए हुआ है और उसका रीज़न ये है। एक रीज़न को रिफ़र करने के लिए, एक रीज़न को बताने के लिए हम बिकॉज को कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं। इसकी जगह हम सिंस भी लगा सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है मीनिंग और फंक्शन में, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग को जनरेट करने के लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन को कन्वे करने के लिए, मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम सिंस का यूज़ भी कर सकते हैं। इतनी बात हो गई सिंस की, तब जब वो कंजंक्शन हो। लेकिन सिंस जब प्रीपोजिशन होता है तो ये टाइम को भी रिफ़र कर देता है, और टाइम में भी ये पॉइंट इन टाइम को रिफ़र करता है। मतलब टाइम को रिफ़र करने के दो तरीके होते हैं। जैसे टाइम है ना, तो टाइम को अगर रिफ़र करना है तो दो तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने 4 घंटे लिख दिया, 4 घंटे लिखने का मतलब क्या है, आप ड्यूरेशन को रिफ़र कर रहे हैं टाइम की। अगर आपने 4 बजे लिख दिया, 4 PM लिख दिया, तो आप क्या रिफ़र कर रहे हैं, आप पॉइंट को रिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, 4 बजे क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। जैसे ये आपकी टाइम लाइन है, जिस प्रकार से नंबर लाइन होती है उसी प्रकार से मैंने एक टाइम लाइन ड्रॉ की है। उस टाइम लाइन पर 4 घंटे का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक की ड्यूरेशन, एक इंटरवल, एक अंतराल, ये हो गया 4 घंटे। लेकिन 4 बजे का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट। भाई 4 बजे का मतलब हुआ क्या, 4:00 00 सेकेंड, यही तो 4 बजे का मतलब हुआ। तो 4:00 00 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का समय हो गया, और 1 सेकेंड को तो एक पॉइंट कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं 4 घंटे बोल रहा हूँ तो इसमें तो ऐसे बहुत सारे सेकेंड आए होंगे, बहुत सारे पॉइंट आए होंगे, तो ये तो एक इंटरवल हो गया, एक ड्यूरेशन हो गई। तो दो तरीके से टाइम को हम रिफ़र करते हैं या मेंशन करते हैं, ड्यूरेशन में लिखकर, या फिर हम पॉइंट की तरह उसको रिफ़र करके, पॉइंट की तरह मेंशन करके। तो जब पॉइंट की तरह मेंशन करना हो टाइम को तो हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब ड्यूरेशन की तरह टाइम को रिफ़र करना हो तो हम फॉर लगाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1991। अब देखो यहाँ पर 4:00 सेकेंड को, यानी कि 1 सेकेंड को हमने एक पॉइंट माना था, और ऐसा तब जब हमने सेकेंड को सबसे शॉर्ट यूनिट माना था। शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट इज सेकेंड। जब हमने ये माना था कि शॉर्टेस्ट यूनिट जो है टाइम मेजरमेंट की वो सेकेंड है, तो 1 सेकेंड को हमने पॉइंट माना था। लेकिन अगर हम ये टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं और हम 1 साल को एक पॉइंट मान लेते हैं, तो ये 91 हो गया, 1991। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो 1992, उसके बाद 1993, और इससे पहले 1990 होगा। तो इस 1 साल को भी एक पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है।
देखिए पॉइंट वो है जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। सेंचुरी को भी कर सकते हैं। ये एक टाइमलाइन खींची मैंने, ये 19th सेंचुरी हो गई, ये 20th सेंचुरी हो गई, ये 20th हो गई, 21st हो गई, है ना, ये 19th सेंचुरी हो गई। ठीक है, तो इस सेंचुरी को यानी कि 100 साल को शॉर्टेस्ट यूनिट मान के, एक पॉइंट मान के हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि इस 1991 को पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है, और सिंस प्रीपोजिशन लगाया है हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिफर करने के लिए, सॉरी। ठीक है, सिंस 1991, इतनी बात आपको सिंस के बारे में समझ में आ गई। अब देखो इसका सेंटेंस के टेंस पर या स्टेट पर क्या असर पड़ता है ये देख लेते हैं। आपने लिखा सिंस 1991, आपने लिखा सिंस 1991, सिंस ने उस टाइम के पॉइंट को रिफर कर दिया, लेकिन सिंस का मीनिंग क्या है? सिंस को अगर आप गूगल पर या किसी भी डिक्शनरी पर डालकर देखते हैं तो उसका मीनिंग लिखा हुआ आता है फ्रॉम ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक, फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट until a later time, until a later time और until now। ठीक है, पास्ट हिंदी में बता देता हूँ, समझने वाले यहाँ से भी समझ लेंगे। मैं बता देता हूँ आपकी और हमारी जानी पहचानी भाषा में, मातृभाषा में। सिंस 1991 में सिंस का मतलब है, सिंस की डेफिनेशन है, और सिंस का मतलब है पास्ट के किसी पॉइंट से लेकर किसी बाद वाले पॉइंट तक, या पास्ट के किसी पॉइंट से लेकर अब तक। अब का मतलब क्या है? वो प्रेजेंट का पॉइंट, अंटिल नाउ लगाया मैंने, प्रेजेंट के पॉइंट को ही तो नाउ कहते हैं। यही जो पॉइंट है प्रेजेंट का, इसे ही तो नाउ कहा जाएगा। तो सिंस का मतलब है पास्ट के किसी पॉइंट से लेकर बाद के किसी पॉइंट तक, यहाँ तक, या पास्ट के किसी पॉइंट से लेकर अब तक। इस मीनिंग को भी रिफर कर सकता है, इस मीनिंग को भी, यानी कि सिंस उस सिचुएशन में भी लगाया जा सकता है जब हम ये रिफर कर रहे हो कि पास्ट के किसी पॉइंट से लेकर बाद के किसी पॉइंट तक। सिंस उस सिचुएशन में भी लगाया जा सकता है, उस मीनिंग उस फंक्शन में भी लगाया जा सकता है जब हम ये रिफर करना चाह रहे हो कि पास्ट के किसी पॉइंट से लेकर अब तक। ठीक है, तो यहां पर सिंस किसकी बात हो रही है? 1991 की। तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये 1991 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 1991 है। तो सिंस 1991 अगर लिख रहे हैं हम, तो हम ये कह रहे हैं कि सिंस 1991 से, यानी कि 1991 के पॉइंट से लेकर टिल नाउ, अनटिल नाउ, यानी कि अब तक, 1991 से लेकर अब तक, ये रिफर कर रहे हैं हम सिंस के द्वारा। ठीक है, अब देखो, अगर हम कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं वर्ब को, तो इसका मतलब प्रेजेंट पर एक्टिविटी गोइंग ऑन होगी। प्रेजेंट पर अगर एक्टिविटी गोइंग ऑन है तो हमने कंटिन्यूअस स्टेट लगाई है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो एक्टिविटी 1991 से गोइंग ऑन है, यही तो कहना चाह रहे हैं। यानी कि 1991 में स्टार्ट हुई होगी, चल रही 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 है। यहां पर हमने एक्शन को बोल दिया। ये वो टाइम है जब हमने इस सेंटेंस को कहा, यानी कि रिपोर्ट टाइम, और यही प्रेजेंट का टाइम है। तो 1991 में स्टार्ट हुई होगी, चल रही है, चल रही है, और इस पॉइंट तक चल रही है, मतलब इस प्रेजेंट के पॉइंट पर भी गोइंग ऑन है। लेकिन इतनी एक्टिविटी का, यानी कि इतने टाइम ड्यूरेशन का तो कंप्लीशन आ गया ना। प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है, वो बात सही है, और प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन नेस को दिखाने के लिए हमने कंटिन्यूअस स्टेट लगा रखी है, वो बात सही है।
लेकिन 1991 से लेकर अभी तक का इतने ड्यूरेशन का तो कंप्लीशन आ चुका है ना, इतने टाइम का तो कंप्लीशन आ चुका है, तो उस कंप्लीशन को भी एक्सप्रेस करना होता है हमें। और कंटिन्यूस स्टेट उस कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए होती नहीं है। कंटिन्यूस स्टेट सिर्फ ये बता देगी कि जिस पॉइंट पर सेंटेंस को बोला गया उस पॉइंट पर वो वर्ब, वो एक्टिविटी गोइंग ऑन है। लेकिन चूंकि हमने टाइम रिलेटेड डायमेंशन जोड़ दी और ये बता दिया कि ये इतने समय से गोइंग ऑन है, तो इतने समय का हमें कंप्लीशन भी दिखाना पड़ता है। और उस कंप्लीशन को दिखाने के लिए ये एडिक्वेट है नहीं। उस कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमें इसमें परफेक्ट डायमेंशन को भी जोड़ना पड़ता है। परफेक्ट के लिए हम लगाते हैं हैज़ या हैव, ठीक है। इस सी के हिसाब से क्या लगाएंगे, हैज़। और हैज़ के साथ आनी चाहिए बी की थर्ड फॉर्म। ये तो बी की तो फॉर्म थी ये इज एम आर, तो हैज़ के साथ हैज़ अगर लग गया तो इसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। अब इसके साथ लिविंग आ सकती है, बी के साथ लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटेंस सी हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई, और इसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल दिया जाता है। ये हो गया 149। एक 150 पे चलते हैं। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। देखो यहां देख लो, ये बीइंग क्या है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, जरा बात कर लेते हैं इस पर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक तो यूज होती है कंटिन्यूअस स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ब बनकर। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इन 6 टेंस या स्टेट में, इन 6 टेंस की स्टेट में जो है वो वर्ब की आईएनजी मेन वर्ब बनकर आती है। और यहाँ पर वो जब भी आएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगी होगी, कोई बी की फॉर्म लगी होगी, और यहाँ पर वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब हो रही होगी, है ना। और ये 6 टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 6 टेंस में वो ये इस सिनेरियो में आ सकती है। एक सिचुएशन तो ये है जहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। दूसरा ये है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो जिरेंड बन जाती है। जिरेंड होते हैं नाउन, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन होगी, जिरेंड होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन होगी तो वो या तो सब्जेक्ट का काम करेगी, या ऑब्जेक्ट का काम करेगी, या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट हो रही है, या कॉम्प्लीमेंट हो रही है तो उसको नाउन कहा जा सकता है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन हो रही है तो उसको कहा जाता है जिरेंड, ठीक है। ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो तीसरी सिचुएशन में किसी सेंटेंस में आ सकती है वो है पार्टिसिपल। और जो पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई, प्रोनाउन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई होगी तो उसको एडजेक्टिव कहा जाएगा, और वो पार्टिसिपल कहलाती है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल ये 3 सिचुएशन है जहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है। अब इन तीनों सिचुएशन में बाकी 2 को निरस्त करके एक को नक्की करते हैं। देखो यहाँ पर पहले, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब हो रही है। अगर यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब होती तो उसके साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी होती। क्या लिखी है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब? नहीं लिखी।
तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन, ये वाली सिचुएशन तो निरस्त कर दो, ये वाली संभावना तो खत्म हो गई। अब दूसरी संभावना देख लेते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड है कि नहीं है। देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड तब होगी जब वो नाउन का काम कर रही होगी। नाउन का काम करने का मतलब है कि या तो वो सब्जेक्ट होगी सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट होगी, या कॉम्प्लीमेंट होगी। तो कॉम्प्लीमेंट ये तब हो सकती है जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हो। लिंकिंग वर्ब इससे पहले कोई लगी नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट तब हो सकती थी जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगा हो। इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगा ही नहीं है, तब तो फिर ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब देखो क्या ये सब्जेक्ट हो सकती है? देखो सब्जेक्ट अगर ये होगी तो इसके बाद कोई प्रेडिकेट आया होगा, इसकी वर्ब फ्रेज आई होगी। इसके बाद क्या कोई वर्ब लिख रही है? नहीं लिख रही। जैसे द विजिटर सब्जेक्ट है तो इसके बाद लिख रहा है ना फाउंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद लिख रही है कि कोई नहीं लिख रहा। तो ना तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट है, फिर तो ये पार्टिसिपल ही है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो जिरेंड नहीं है, तो दूसरी संभावना भी खत्म हो गई। फिर तो निश्चित तौर पर ही ये पार्टिसिपल है। ठीक है। अब पार्टिसिपल जो होते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आती हैं। पहले मैं यहां लिख देता हूं कि ये है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल भी कौन सा वाला है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है, तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो निश्चित तौर पर ये एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव है तो किसी नॉन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया होगा। कहां है वो नॉन प्रोनाउन? क्या डार्क को बताने के लिए आया है ये? नहीं, डार्क तो एडजेक्टिव हो रहा है, तभी तो वेरी उससे पहले लगाया है उसका एडवर्ब बनकर। वेरी क्या है? एक एडवर्ब है, और वेरी अगर लगाया तो इट मीन्स डार्क तो एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई तो कर नहीं सकते। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, खुद एडजेक्टिव है, किसी नॉन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आए होंगे। तो ये लिखा हुआ है नाउन विजिटर्स। तो क्या विजिटर्स के डार्क होने की बात की गई है? विजिटर्स डार्क थे मतलब काले काले विजिटर्स आए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखो पूरा सिनेरियो समझाने के लिए मेरे ये 2-3 एग्जाम्पल समझो। पूरा सेंटेंस एक बार आप पढ़ लें। एक्चुअली में मैं सही में बताऊं तो जिसके डार्क होने की बात की गई है वो पूरे सेंटेंस में कहीं पर लिखा ही नहीं है। देखो सेंटेंस में कितने नाउन है, कितने प्रोनाउन है? एक तो विजिटर्स, एक इट, एक है स्विच। क्या स्विच के डार्क होने की बात की जा रही है? क्या इट के डार्क होने की बात की जा रही है? इट तो खुद इसके लिए आया है, टू लोकेट के लिए इट आया है, तो ना इट के लिए डार्क होने की बात की जा रही है, ना स्विच के डार्क होने की बात की जा रही है, ना विजिटर्स के डार्क होने की बात की जा रही है। जिस चीज के डार्क होने की बात की जा रही है वो तो पूरे सेंटेंस में कहीं पर मेंशन ही नहीं है। अब देखो पूरी तरह से सिचुएशन को खोलकर समझने के लिए मेरे 2-3 एग्जाम्पल्स जरा देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए देखो। मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा बीइंग वेरी सिक, सी अप्लाइड फॉर लीव्स। लीव्स मतलब छुट्टियां। ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर लगा हुआ है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो एडजेक्टिव तो किसी नाउन प्रोनाउन के लिए होगा। कहाँ है वो नाउन प्रोनाउन? वो नाउन प्रोनाउन लिखा है यहाँ पर, शी, ये प्रोनाउन। भाई इसी के सिक होने की बात तो की गई है। सिक कौन है? जिसने अप्लाई किया है लीव्स के लिए, तो शी ही तो सिक है।
बीइंग वेरी सिक, ये जो पूरी फ्रेज लिखी गई है ये किसके लिए लिखी गई है, यानी कि ये जो बीइंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, इस शी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, और यानी कि ये जो बीइंग एडजेक्टिव है किसके लिए हो गया, इस प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने सेंटेंस को ऐसे लिख दिया थोड़ा सा घुमा के, बीइंग वेरी सिक द कंपनी ग्रांटेड हर लीव्स। अब देखो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो अभी भी एडजेक्टिव रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन चूंकि एडजेक्टिव है तो किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आया होगा। अब अगर नाउन प्रोनाउन के लिए आया है तो कहाँ लिखा है वो नाउन, ये कंपनी, क्या कंपनी के सिक होने की बात हो रही है कि कंपनी सिक है, नहीं, सिक तो अभी भी वो पर्सन ही है, हर की बात हो रही है, लेकिन हर को अब हमने ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया इस ट्रांजिटिव वर्ब का, ग्रांटेड हर लीव। ठीक है, ग्रांटेड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया हर को हमने। अब बाय डिफॉल्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव उस पहले वाले नाउन के लिए कंसीडर हो जाएगा जो कि सेंटेंस में पहले लिखा हुआ है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट ये उसी के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब यही है। अगर आप बीइंग वेरी सिक लिख रहे हो तो अब ये बिल्कुल इस तरह से कंसीडर किया जाएगा कि जैसे कंपनी सिक हो रही हो, जो कि सही नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन को सही करने के लिए, इस इम्प्रूव को, इस कंटेक्स्ट को, इस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो क्लोज यहाँ पर लिखी हुई है, इसको पलट कर लिख देते हैं, क्योंकि ग्रांटेड जो है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना संभव है। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया मैंने आपको इसी लेक्चर में, तो दोबारा मैं बताऊंगा नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो उसका पैसिव बनाना संभव है, तो हमने क्या किया, हर को इधर ले आए, क्योंकि हर इसका ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। सी वाज ग्रांटेड लीव्स बाय द कंपनी। ठीक है, अब हमने क्या किया, चूंकि हमें पता था कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव ये उस कंपनी के लिए ना आके उस हर के लिए आया है, तो उस हर को शी बना के, सब्जेक्ट बना के यहाँ ले आए, और ये अब ज़्यादा लॉजिकल है, अब ज़्यादा मीनिंगफुल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर गलत थी ऊपर वाली और ये सही है, हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस मैंने ये लिखा इस तरीके से, बीइंग वेरी सिक द कंपनी accepted her leave application। ठीक है, एक्सेप्टेड ट्रांजिटिव वर्ब है, उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया लीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नाउन, लीव हो गया एडजेक्टिव एप्लीकेशन के लिए, और हर हो गया डिटर्मिनर, हर हर एप्लीकेशन के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, लीव हो गया एडजेक्टिव, और एक्सेप्टेड ट्रांजिटिव वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया भैया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को, इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, एडजेक्टिव को, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसके लिए इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में। ये जो एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए आया है, कंपनी के लिए नहीं, कंपनी तो सिक है नहीं। लीव एप्लीकेशन के लिए, हर लीव एप्लीकेशन सिक है नहीं। एक्चुअली में इस पूरे सेंटेंस में वो नाउन, वो प्रोनाउन है ही नहीं जिसके लिए बीइंग वेरी सिक लिखा जा सके, जिसके लिए वो बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन सके। पिछले सेंटेंस में वो था, इस सेंटेंस में तो वो बिल्कुल यहीं पे लिखा हुआ था, सेंटेंस बिल्कुल सही था, 2 बार हाथ जोड़ कर नमस्कार।
लेकिन इस वाले नीचे वाले सेंटेंस में वो था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बन के लगा हुआ था। और बाय डिफॉल्ट ये जो एडजेक्टिव है ये इसके लिए कंसीडर हो जाता है, जो नाउन प्रोनाउन पहले आ जाता है। तो हमने एक जुगाड़ लगाया, हमने स्ट्रक्चर को पलट दिया। और ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास जो वर्ब थी वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी और उसके पास ऑब्जेक्ट था। तो उस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना दिया, ग्रांटेड का कर दिया वाज ग्रांटेड, और कंपनी को बाई प्रीपोजिशन के बाद ले गए। तो इस प्रकार से जिसके लिए, जिस नाउन प्रोनाउन के लिए वो एडजेक्टिव बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता था, हम उस पोजीशन को उसके पास ले गए, पहले ले गए। ऐसा हम कर पाए, लेकिन कर तो तभी पाए चूंकि वो हर मौजूद था। ऑब्जेक्ट के केस में था लेकिन वो पर्सन मौजूद तो था। लेकिन इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो डिटर्मिनर हो रहा है, ये तो एप्लीकेशन से चिपका रहेगा। अब अगर इसको पलट भी दो, पैसिव बना भी दो, चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप इसको पैसिव बना सकते हैं। बना भी दो अगर इसको, हर लीव एप्लीकेशन, अगर आपने इसको पैसिव बना भी दिया, वाज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, अगर आपने इसको पलट भी दिया, इसका पैसिव फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर बना भी दिया, एक्सेप्टेड का वाज एक्सेप्टेड कर दिया, और हर लीव एप्लीकेशन जो एक्सेप्टेड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट था एक्टिव फॉर्म में, पैसिव में उसको सब्जेक्ट बना दिया, तो हर लीव एप्लीकेशन है सब्जेक्ट। तो क्या इस सब्जेक्ट के लिए, इस नाउन फ्रेज के लिए अब ये बीइंग वेरी सिक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भैया लीव एप्लीकेशन थोड़ी ना सिक है। मेरे कहने का मतलब है अगर इसको आपने पलट भी दिया तो भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल अब उसके लिए एडजेक्टिव हो नहीं पाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसके लिए ये प्रेजेंट पार्टी, जिस नाउन प्रोनाउन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन सकता था वो सेंटेंस में कहीं पर लिखा हुआ है ही नहीं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में कहीं पर फंस जाते हैं तो आपको ये जुगाड़ लगाना पड़ता है। आप अपनी तरफ से ही ये पहले ये पता करते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव ये किसके लिए आना चाहिए, किसके लिए आया होगा। पहले ये कंटेक्स्ट से, मीनिंग से पता लगाना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव किसके लिए आया होगा, किस नाउन प्रोनाउन के लिए आया होगा। फिर ये सब पता लगा के आप उस नाउन या प्रोनाउन को यहाँ पर लिख देते हैं। आप यहाँ पर लिख देंगे शी। भाई अगर हर लीव एप्लीकेशन की बात हो रही है, अगर उसकी एप्लीकेशन, उसकी अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई है तो यानी कि वो शिक भी वही होगी, शी, है ना। ही या आई लिखने का तो मतलब ही नहीं है, यू लिखने का मतलब ही नहीं है। ये तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात हो गई। कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो अगर हर लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की बात चल रही है तो यहाँ पर जो शिक होने की बात की गई होगी, ये अजम्पशन है हमारा कि ये भी शी के लिए की गई होगी। तो शी प्रोनाउन को बस ऐसे ही चिपका दिया, ये जुगाड़ है। अब क्या हुआ, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव, अब हमने इसको एक प्रोनाउन दे दिया जिसके लिए ये एडजेक्टिव बन सकता है, जिसको ये मॉडिफाई करने के लिए लगाया जा सकता है। अब सेंटेंस ऐसे लिख लो, चाहे सी बीइंग वेरी सिक द कंपनी एक्सेप्टेड हर लीव एप्लीकेशन, ये भी सही है। चाहे आप नीचे वाला लिख लो, सी बीइंग वेरी सिक हर लीव एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएंगे। वापस अपने सेंटेंस पे आते हैं और देखिए स्ट्रक्चर में वही सब हो रहा है। बीइंग वेरी डार्क, ये जो बात बोली गई है ये किसके लिए बोली गई है? ये दिन के लिए, ये वेदर के लिए बोली गई है ना। ये जो मौसम है उसकी बात बोली गई है, जो सनलाइट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। तो डार्क होने की जो बात की गई है वो सनलाइट की बात की गई है या दिन की बात की गई है। तो वेदर के लिए, डे के लिए, सनलाइट वगैरह के लिए तो हमें क्या लगाना चाहिए? जैसे हमने वहाँ पर एक लड़की के लिए हर एप्लीकेशन देख के हमने अज्यूम किया कि जो एप्लीकेशन देने वाला पर्सन होगा वो कोई फीमेल होगी, शी होगी। तो उसी प्रकार से जो बीइंग वेरी डार्क लगाया गया है डे के लिए लगाया गया है, डे को रिफर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? इट आ जाना चाहिए। ठीक है, डे के लिए क्या लगा देंगे हम? इट लगा देंगे। डे के लिए, इवेंट के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, वेदर के लिए, सीजन के लिए, रेन के लिए, टाइम के लिए,
या किसी थिंग्स को रिफर करने के लिए हम क्या प्रोनाउन लगाते हैं, इट प्रोनाउन लगाते हैं। इतनी बात हो गई हमारी यहाँ पर, इट बीइंग वेरी डार्क। विजिटर्स हो गया सब्जेक्ट नाउन, फाउंड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, इट फाउंड इट डिफिकल्ट हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये इस इट के लिए लिखा गया है। डिफिकल्ट कौन सी चीज है, क्या है डिफिकल्ट, ये इट को डिफिकल्ट बोला जा रहा है ना, तो इट अगर ऑब्जेक्ट है तो डिफिकल्ट आ गया इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट, इस ऑब्जेक्ट का मीनिंग पूरा करने के लिए, ठीक है। और डिफिकल्ट है क्या, वैसे डिफिकल्ट है एडजेक्टिव, और चूंकि इट क्या है, एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आ सकते हैं। इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट। अब देखो जो ये इट लगाया है, इट को तो हमने एक इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, इट को हमने किसी और सिचुएशन के लिए यूज किया है, और वो सिचुएशन क्या है, ये इन्फिनेटिव है ना। ये इट जो रिफर कर रहा है टू लोकेट को तो कर रहा है, या टू लोकेट को हमने लिखा उस इट के बारे में बताने के लिए, 2 + V1। अगर हम इट को यहां से हटाएं तो हम ये कह सकते हैं द विजिटर्स फाउंड टू लोकेट, है ना। तो ये 2 + V1 जो इन्फिनेटिव है ये उस इट के मीनिंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए है। तो इट अगर प्रोनाउन है तो ये जो इन्फिनेटिव है ये भी एडजेक्टिव फ्रेज ही कही जाएगी। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज बन तो गई, लेकिन है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब ही, तो वर्ब वाला पार्ट है इसका ये लोकेट। अब लोकेट खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, अपना इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन फ्रेज, द स्विच, नाउन और आर्टिकल। ये इतनी बात हो गई। ये हो गया आपके 150 सेंटेंस कंप्लीट। आपको किसी भी अगर सेंटेंस से, चाहे वो इस वीडियो से रिलेटेड हो या बाहर से कहीं से भी हो, आपको अगर किसी भी सेंटेंस से किसी भी तरह के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखना और इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी अप्रोच को इस तरह से जो है अपनाइए। चलिए शुरू